आपने स्कोर कैसे लेना होगा। सिर्फ राइटिंग से आपको स्कोर नहीं मिलता, और इसमें मोस्टली रेफरेंसेस है। फिजिकल साइंसेज में जो आपने रेफरेंसिंग देनी है, जो मशहूर है वर्ल्ड वाइड फिजिकल साइंसेज में, वो है चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस, मैक्स प्लैंक सोसाइटी है जी, इसी तरह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो फिजिकल साइंसेज के पार्ट के क्वेश्चन को करते हुए आपने रेफरेंसेस ये 5, 6, 7 अपने जहन में रखनी है कि आपने डेटा इनका उठाना है और इधर से पढ़ना है और ये आपने कोड करना है, मतलब ठीक है। इसी तरह बायोलॉजिकल साइंसेस, देखिए बायोलॉजिकल साइंसेस का जो ऑथेंटिक डेटा है, अभी जिस तरह कोरोना है, वर्ल्ड वाइड हमारी न्यूज़ एजेंसियां देख लें, वर्ल्ड वाइड देख लें, वो अपने आप से जो है ना साइंसदान बने होते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंसेस की रेफरेंसिंग के लिए आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वो चाहिए डेटा, एफडीए, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी आपकी, सीडीसी, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, इसी तरह अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, और इसी तरह अमेरिकन सोसाइटी फॉर सेल बायोलॉजी। तो बायोलॉजिकल साइंसेज का डेटा आपने इन साइट से उठाना है और ये कोड करने हैं वहाँ पे। अगर आपने स्कोर अच्छा लेना है और जो दूसरे स्टूडेंटों से मुख्तलिफ रहना है जनरल साइंस और एबिलिटी में, तो ये आपको करना होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। इसी तरह एनवायरमेंटल साइंसेस की जो है ना जी, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट है जो वर्ल्ड वाइड, जिसको जो ना फॉलो किया जाता है एनवायरमेंटल साइंसेज में। इसी तरह इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, यूनाइटेड नेशन की इन्वायरमेंटल वो है, प्रोग्राम्स चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड। इसी तरह पाकिस्तान की जी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का एक अलग वो है, वजारत है। तो इन्वायरमेंटल साइंसेस का डेटा जो भी है, स्टेटिस्टिक जिधर से उठाने हैं वो इन साइड से उठाने हैं, ये आपने कोड करने हैं, ठीक है। और इसी तरह फूड साइंसेज में जो है ना जी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ये दुनिया की मानी जानी हुई वो है। आपकी जितनी भी फूड साइंसेज की वो आती है गाइडलाइंस, वो इस इंस्टीट्यूट से आती है, ठीक है। इसके बाद एक बुक है, टेक्स्ट बुक, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विले ब्लैकवेल, ये वर्ल्ड वाइड बड़ी फॉलो की जाती है फूड साइंसेज में। तो फूड साइंसेज में आपने रेफरेंसिंग इन 3-4 चीज़ों की करनी होगी। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो है ना, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो हर सूबे की अलग हमारी फूड मिनिस्ट्री है। और इसी तरह जी आईटी की जो है ना, आईटी के अगर आपने रेफरेंसिंग देनी है तो वो एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी है, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल है, और इसी तरह शेयरवेयर प्रोफेशनल की जो हमारी एसोसिएशन हैं। तो आईटी की आपने रेफरेंसिंग इधर से करनी है। हमारी फूड साइंसेस की आपको मैंने बता दी, इन्वायरमेंटल साइंसेस की भी बता दी, बायोलॉजिकल साइंसेस की भी बता ली। तो आपने जनरल साइंस एबिलिटी में स्कोर के लिए आपको क्या चाहिए होंगे, स्टेट्स चाहिए होंगे, मतलब आपके पास फैक्ट होने चाहिए, फिगर्स होने चाहिए, फिर रेफरेंसिंग। तो हर जो हमारा पार्ट है, सब्जेक्ट है, उसकी अलग रेफरेंसिंग होगी, ठीक है। और इसके बाद कॉमन डिजीज हैं, एक दो कॉमन डिजीज मैं आपको पढ़ा देता हूँ आज, ठीक है। कॉमन डिजीज का क्वेश्चन को आपने किस तरह करना है और स्कोर आपका कैसे आएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, पोलियो, डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, डेंगू, और फिर कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल। देखें, हर कोई आज कहता है कि वैक्सीन नहीं आ रही, वैक्सीन नहीं आ रही, हमारे साइंसदान क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। तो वैक्सीन ट्रायल का एक पूरा प्रोसीजर है जो एफडीए की गाइडलाइंस को फॉलो करके मतलब 18 to 24 मंथ्स इसका पूरा एक प्रोग्राम है, वो करके उसके बाद अप्रूवल मिलती है वैक्सीन की, ठीक है। ये मैं आपको सारी इसकी क्लिनिकल ट्रायल की साइकिल बताऊंगा। अच्छा जी, पोलियो के बारे में देखिए, बचपन से लेकर हमारी देख लें वर्ल्ड वाइड 3 ममालिक हैं, पाकिस्तान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, जिसमें पोलियो रह गया है, बकाया दुनिया से एरेडिकेट हो गया है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइंसेस के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको 5 हेडिंग्स लाजमी देनी होगी। पहले डिजीज को डिफाइन करना होगा, फिर उसकी काज बतानी होगी कि काज क्या है, वायरल है, बैक्टीरियल है। फिर सिम्टम्स, डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं, फिर ये ट्रांसमिट कैसे होती है। देखें, कोरोना की अभी मोस्टली हम ट्रांसमिशन पे वर्क कर रहे हैं ना, फेस मास्क वगैरह पहन के कि आपकी ट्रांसमिशन ना हो, प्रिवेंशन हो। इसी तरह कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और डायग्राम, डायग्राम बहुत मस्ट है डिजीज में, और ये 5 हेडिंग आपने फॉलो करनी होगी। इसके अलावा पोलियो पे नोट पे आप 5-6 पेजेस भी लिख लें तो आपको मार्क्स एग्जामिनर नहीं देगा। दूसरा, इसमें जो आपने डिजीज डिफाइन करनी है जी, वो कोशिश करना है कि सीडीसी, और सीडीसी के साथ आपकी एक वो है हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दो चीज़ों को आपने टारगेट करना है, इन दो से आपने डिजीज को डिफाइन करना है, ठीक है। तो पोलियो वैसे है क्या, पोलियो क्या है जी, सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सीडीसी, पोलियो को डिफाइन करता है एज अ डिसेबलिंग एंड लाइफ
थ्रेटनिंग डिजीज काज बाय द पोलियो वायरस। ठीक है, तो इसमें मैंने डिफाइन भी कर दी डिजीज को, काज भी मैंने बता दी कि इसकी काज क्या है जी, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस मोस्टली देखें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पोलियो वायरस क्या, लेकिन हमें इसका मैकेनिज्म का पता होना चाहिए कि किस तरह जाके वर्क करता है। पोलियो वायरस इरिवर्सिबल है, ये आके अगर एक दफ़ा न्यूरॉन को आपके लॉक कर दे तो वो उस बंदे को मफलूज करके ही छोड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरे सिम्टम, पोलियो के सिम्टम दो तरह के हैं। एक में पैरालिसिस का मतलब काज करता है जो बंदे को मफलूज कर देता है, दूसरा ये नॉन पैरालिटिक होते हैं। ठीक है, दो तरह के इसके सिम्टम्स हैं, कुछ लोगों को जाके मफलूज करता है, कुछ को नहीं करता। ये मोस्टली जो 100 में से 72 ऐसे हमारे बच्चे हैं जिनको ये पोलियो वायरस होता है, लेकिन उनमें कोई विजिबल सिम्टम्स नहीं नजर आते। क्योंकि पाकिस्तान की आप मतलब हाइजीन देख लें, माल न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा है। इन सारी वजूहत को देखते हुए जो है ना, जो हमारा डेटा निकला है वो 72 आउट ऑफ 100 जो बच्चे हैं उनमें ये होता है किसी ना किसी तरह, लेकिन सिम्टम्स नहीं शो होते हैं। ठीक है, अब अबाउट 1 आउट ऑफ 4 पीपल जो है ना जी, जिनको पोलियो वायरस इन्फेक्शन होगा उनमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। ठीक है, उसमें सोर थ्रोट होगी, फीवर होगा, थायरनेस, नोजिया, हेडेक, स्टोमच पेन। ठीक है, और ये 2 से 5 दिन बाद खुद ही चले जाते हैं। मतलब ये हुआ कि देखें हमारे जितने भी बच्चे पाकिस्तान में हैं इनको किसी न किसी फॉर्म में पोलियो हो रहा है, लेकिन कुछ में सिम्टम्स नहीं शो होते, कुछ में सिर्फ फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। वो हमारा बच्चों का कुव्वत मुदाफ़ियत इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उसको अवॉइड कर देता है। ठीक है, दूसरा जो सिम्टम्स है ना, जो पैरालिटिक स्टेज में चले जाते हैं, उसमें 3 किस्म के हैं। पैराथीजिया, पैराथीजिया कहते हैं कि आपके जिस्म में जिस तरह इंजेक्शन लग रहे हो, सुइयां लग रही हो। ठीक है, दूसरा मेनिनजाइटिस, 1 आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन में मेनिनजाइटिस कर देता है पोलियो वायरस। ये इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, हमारी जो आउटर वो है वाल है उसको मेनिनजाइटिस कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो है ना पैरालिसिस, 200 बच्चों को अगर पोलियो होगा तो उसमें एक बच्चा पैरालिसिस में जाएगा। ठीक है, और जो लोग रिकवर हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रिकवर हो गए, 15 से 40 साल बाद भी ये अटैक कर सकता है, दोबारा एक्टिवेट हो सकता है बॉडी में और दोबारा वीकनेस और पैरालिसिस काज कर सकता है, जिसको हम पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहते हैं मोस्टली। ठीक है, तो 2 तरह की सिम्टम है इसकी पोलियो वायरस की, एक नॉन पैरालिटिक है और पैरालिटिक है। इसमें आपको इफेक्ट एंड फिगर्स आने चाहिए, ये आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरे स्टूडेंट से। इसके बाद इसकी ट्रांसमिशन जियो न्यूज़ में मोस्टली जब हेडिंग चलती है वो कहता है कि नाला ललई से, रावलपिंडी से जो है ना पोलियो वायरस दरियाफ्त हुआ है। ये मोस्टली इंटेस्टाइन में होता है, तो ये फीकल रूट्स के थ्रू ही जो है एक्सक्रीट होता है बॉडी में। जब फीकल रूट के थ्रू एक्सक्रीट होगा तो इसका मतलब ये गंदे पानी में होगा। ठीक है, दूसरा ये थ्रॉट में होता है। जब ये थ्रॉट में होगा बच्चों के, बच्चे मतलब किसी गंदी चीज को हाथ लगा के अगर मुंह में ले जाए वायरस, तो थ्रॉट से स्नीज और कफ के जरिए से भी फैलता है, दूसरों को लगता है। ठीक है, और दूसरा ये फीकल रूट से एक्सक्रीट होगा, तो जो भी ऐसा पानी जिसमें फीसिस की कंटेमिनेशन होगी उससे ये वायरस लग सकता है। ठीक है, अच्छा जी, प्रिवेंशन और कंट्रोल, 2 तरह से इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल हो रही है। हमारे पाकिस्तान में जो वैक्सीन पिलाई जाते हैं वो OPV हैं। ठीक है, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, जो भी हमारी कैंपेन चलती है वो इस वैक्सीन के थ्रू चल रही है। जो भी बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होगा उसको बाई बबरती उधर पिला देते हैं। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ना जी, USA में IPV वायरस मौजूद है, वैक्सीन सॉरी मौजूद है, जो सिर्फ अमेरिका में ही है। ठीक है, बकाया वर्ल्ड वाइड जो है ना OPV वैक्सीन हम देते हैं। USA में सिर्फ IPV मौजूद है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, जो इंजेक्टेबल फॉर्म में है, और दूसरा वर्ल्ड वाइड OPV वायरस दिया जाता है प्रिवेंशन के लिए इसके। ठीक है, अच्छा जी, ये पोलियो वायरस की डायग्राम है, थोड़ा ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये पोलियो वायरस आके न्यूरॉन को इस तरह लॉक कर देता है। ठीक है, ये जब एक दफ़ा न्यूरॉन को कर लेगा काबू, दोबारा ये इरिवर्सिबल होता है। ये जिस न्यूरॉन पे जाके बैठेगा, अगर ये टांग वाले न्यूरॉन में जोड़ में जाके वायरस एक्टिवेट करेगा अपने आप को, तो बंदा मफलूज होगा टांग से। ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा टांग पे जाके करे, ये अंगूठे पे भी कर सकता है, बाजू पे भी कर सकता है। ये डायग्राम मैं आपको सारी फिर दोबारा भी समझाऊंगा। ठीक है, ये देखें, इसमें इसका अंगूठा देख लें, अंगूठे पे आके वायरस एक्टिवेट हुआ है। ये आर्म पे देख लें, इसी तरह लेग पे देख लें।
तो ये अगर मिथ है किसी छोटे बच्चे का, आप देख लें बाजू में फ्लूज हो, तो ये भी एक वायरस की फॉर्म है, ठीक है, वो एक पोलियो वायरस की, पोलियो वायरस उधर भी जाके उसको एक्टिवेट कर सकता है। अच्छा जी, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जिस डिजीज के आखिर में टाइटस आ जाए, ठीक है, टाइटस कहते हैं इन्फ्लेमेशन को, इन्फ्लेमेशन उर्दू में कहते हैं सूजन को। तो हेपेटाइटिस का मतलब क्या है कि हमारा जिगर सूज जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO, हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, ठीक है। द कंडीशन कैन बी सेल लिमिटिंग एंड कैन प्रोग्रेस टू फाइब्रोसिस। मतलब हेपेटाइटिस क्या है जी, ये हेपेटाइटिस A B सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, C मोस्टली जो है ना सिरोसिस में बंदे को ले जाता है। 5 टाइप्स हैं वायरस की आपकी, हेपेटाइटिस A B C D E। और इसी हर हेपेटाइटिस फॉर्म जो है ना 5 हमारी, इसकी काजिंग एजेंट हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस E। पहले आपको इसको डिफाइन करना होगा WHO की गाइडलाइन के मुताबिक कि WHO किस तरह हेपेटाइटिस को डिफाइन करता है, ठीक है। फिर आपने उसकी टाइप्स बतानी है और हर वायरस की अलग टाइप है। ये जो HAV, HBV, HCV है, ये हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C वायरस के लिए, ठीक है। इसकी जो टाइप्स हैं जी, मोस्टली इसको 5 फॉर्म में, जिस तरह मैंने पहले बता दिया, A B C D में हम वो करते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस ए जो है ना, ये एक्यूट होता है, और मतलब ये अगर लग जाए 14 दिन 15 दिन बाद, ये खुद ही सेल्फ लिमिटिंग है, तो खुद ठीक हो जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस B C और D, इसमें हेपेटाइटिस C जो है ना क्रोनिक स्टेज में मोस्टली जाता है पाकिस्तान में। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस E है वो प्रेग्नेंट वोमेन को होता है। हमारी हैदराबाद की जो स्टडी है सिंध की, जो कुछ 2 साल पहले एक वो था उधर, वहाँ पे हेपेटाइटिस C बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जो 2-3 सिम्टम हैं जो इसको डिफरेंशिएट करते हैं बकाया बीमारियों से, वो है कि बंदा हर टाइम अपने आप को कमज़ोर, मतलब थका थका महसूस करेगा, ठीक है। दूसरा, वो खुराक छोड़ देता है, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस हो जाती है। तीसरा, उसका जो यूरिन है उसका शेप चेंज हो जाएगी, डार्क। सिम्टम्स वैसे तो जॉइंट पेन वगैरह होता है, हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन ये 3 सिम्टम जो है ना इसको डिफरेंशिएट करते हैं बकाया बीमारियों से। और ये उसकी वही हैं सिम्टम्स, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, फीवर, फेटिक, हेडेक वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्क पे कौन है, हेपेटाइटिस किन लोगों को ज़्यादा होगा। अ, ये एक मिथ है कि सेक्सुअल जो वर्कर्स हैं उनमें भी होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो रिस्क पे हैं। देखिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल तो जाहिर ही बात है हर टाइम रिस्क पे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका काम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ हेपेटाइटिस के मरीजों को डील करना। और ये हेपेटाइटिस साइलेंट होता है मोस्टली, बहुत लोग। पाकिस्तान में तो जी इसकी स्क्रीनिंग इस तरह होती है कि जो बंदा दुबई या सऊदीया जा रहा होता है, जब वो टेस्ट करता है उसको पता चलता है कि जी मुझे हेपेटाइटिस है। इसके अलावा सिंध में जी ना एक स्टडी की गई थी, उधर एक कम्युनिटी थी, जब उसमें सबको बताया गया कि आपको हेपेटाइटिस C है, तो ये एक हमारे मुआशरे में मिथ है कि जो है ना सेक्स के जरिए से फैलता है हेपेटाइटिस C। तो उधर जितनी भी फीमेल्स थी उस कम्युनिटी को, उनको कुछ को तलाक़ें कर दी उधर के बंदों ने, कुछ को जो है ना मतलब कुछ अजीब सा ही हमारी सोसाइटी है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेक्स वर्कर जो है ना रिस्क पे हों, हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी रिस्क पे हैं, ठीक है। फिर एशियंस लोग क्यों हाई रिस्क पे हैं, क्योंकि देखिए हमारी सोसाइटी को आप अगर वो देखें, पाकिस्तान और इंडिया की सोसाइटी, हाइजीन लेवल देख लें, फूड लेवल देख लें, माल न्यूट्रिशन देख लें, ठीक है। इसी तरह सेवेज और वाटर ट्रीटमेंट वर्कर्स, जाहिर बात है ये भी हाई रिस्क में, पीपल विल मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। इसके अलावा जो हमारे, अगर आप किसी ने पेशावर किसी ने सफ़र किया हो या वैसे ही रावलपिंडी में, तो इंट्रावीनियस ड्रग यूज़र जो है रोडों के किनारे पे बैठे होते हैं, अपने आप को इंजेक्शन एवल वगैरह के लगा रहे होते हैं, ये बड़े हाई रिस्क पे होंगे जी। इसके अलावा HIV पेशेंट तो ऑलरेडी हैं, नीडल्स, ब्लेड, अनप्रोटेक्टेड सेक्स ट्रांसफ्यूजन वगैरह, ये उसकी कुछ वो हैं कि किन लोगों को ये ज़्यादा होगा। रिस्क फैक्टर बताना बड़ा ज़रूरी है हेपेटाइटिस C का क्वेश्चन में। इसके अलावा जिसकी कंट्रोल और प्रिवेंशन, अगर हेपेटाइटिस की कंट्रोल और प्रिवेंशन का मैं आपको बताऊं, तो पाकिस्तान में वैक्सीन A और B की अवेलेबल है। आप सब अपने आप को भी लगवाएं वैक्सीन, और अपनी फैमिली मेम्बर को भी लगवाएं, क्योंकि ये बड़ा साइलेंट होता है, और बाद में किसी ना किसी स्टेज पे अगर डायग्नोस हो गया तो फिर 5-6 साल तक इसकी वो दवाई खानी होती है, ठीक है। तो मोस्टली आप लोग जो है ना, आप जो भी सुन रहे हैं यहाँ पर, अपने आप को भी वैक्सीन करवाएं, फैमिली मेम्बर्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन है और ये लाजमी करवाएं। जी,
जो वैक्सीन ई, जो हेपेटाइटिस ई के लिए वैक्सीन है वो सिर्फ चाइना में है, ठीक है। जिस तरह आईपीवी सिर्फ अमेरिका में थी, इस तरह हेपेटाइटिस जो वैक्सीन है ना हेपेटाइटिस ई के लिए, वो सिर्फ चाइना में अवेलेबल है, वो बकाया कंट्री को नहीं देता। तो ये ओवरऑल हेपेटाइटिस का क्वेश्चन था, ठीक है, कि आप इस क्वेश्चन में आपका स्कोर कैसे आएगा, ठीक है। बकाया लिखने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, स्किल अप्लाइड सब्जेक्ट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जैसे जी ट्रीटमेंट में इसके इंटरफ्यूरोन है और एंट्री वायरल ड्रग्स हैं। 2018 में सोफोस्पोविर साल्ट आ गया है हेपेटाइटिस का, हेपेटाइटिस सी का। पहले इंटरफ्यूरोन दिए जाते थे, ग्लूकोज वगैरह, लेकिन अभी 2018 से हमारे पास साल्ट अवेलेबल है सोफोस्पोविर। सोफोस्पोविर का रिजल्ट बहुत अच्छा है, 11 वीक खाने के बाद बंदा ठीक हो जाता है हेपेटाइटिस सी का मोस्टली, ठीक है, अगर फॉलो अप ठीक किया जाए उसका। अच्छा जी, ओवरऑल जनरल साइंस एबिलिटी का जो सब्जेक्ट है ना वो अप्लाइड है। अप्लाइड का मतलब किसमें आपकी स्किल्स आपको काम आएंगी, ज़्यादा राइटिंग ज़्यादा स्टडी काम नहीं आएगी। दूसरा, जिस तरह जनरल साइंस एबिलिटी में आपने स्कोर ज़्यादा करना है, आप अगर आप 50-60 कर दें तो कोई फ़ायदा नहीं है जनरल साइंस एबिलिटी पढ़ने का। फिर आपका जनरल साइंस एबिलिटी में आपका टारगेट होना चाहिए 80, 80, 85, 75, ये आपका स्कोर है और ये बहुत ईजीली आता है। क्योंकि जितनी भी आप चीज़ें देख लें जनरल साइंस एबिलिटी की, वो अप्लाइड हैं, मोस्टली आपने देखी होंगी। देखें पोलियो, हेपेटाइटिस, फूड साइंसेज आपकी देख लें, आईटी देख लें, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। आपने सिर्फ क्या होगा, अपना नॉलेज जो है ना वो अप्लाई करना होगा जाके पेपर में। अभी ये जब आप नॉलेज अपना अप्लाई करते हैं उसकी भी कुछ स्किल है, ठीक है। ज़्यादा राइटिंग आपको वो नहीं करेगी, जिस तरह मैंने वो बताया आपको कि इसमें कौन सी हेडिंग आपने फॉलो करनी है बीमारियों में, डिजीजेज में। इसी तरह बकाया जितने भी आपके टॉपिक है ना जी, राइटिंग के साथ साथ आपको इस तरह की फ्लो चार्ट्स आनी चाहिए। अभी देखें विटामिन पे आप 2-3 पेज का लिखेंगे, उसकी बजाय अगर आप स्टार्ट में ही ये फ्लो चार्ट बना दें कि विटामिन 2 टाइप के होंगे, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। 2018-19 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो विटामिन का आना एक अलग चीज है, लेकिन उसको प्रेजेंट करना एक अलग चीज है, ठीक है। तो ये मोस्टली मैं आपको सारे टॉपिक के एक ये फ्लो चार्ट्स बताऊंगा कि आपने किधर फ्लो चार्ट्स लगानी है, किधर डायग्राम लगानी है, ये सारी। इसी तरह देखिए एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन पे किताबें लिखी गई हैं, इतनी किताबें हैं, इतनी स्टडीज हैं। बजाय उसके एयर पॉल्यूशन को आप थोड़ा राइटिंग करके उसको इस तरह के फ्लो चार्ट में अगर प्रेजेंट कर लेते हैं स्टार्ट में, उसके बाद राइटिंग करते हैं, तो जाहिर बात है आप और जो बकाया स्टूडेंट होंगे उसमें फ़र्क होगा, ठीक है। इसी तरह देखें विटामिन की क्लासिफिकेशन का इसी तरह भी फ्लो चार्ट्स में आपको सारे टॉपिक के फ्लो चार्ट्स और ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा फिर, ठीक है, कि आपने किस तरह अपने आप को बकाया स्टूडेंट से अलग करना है। सॉलिड वेस्ट की जी फ्लो चार्ट्स होती हैं मोस्टली, फ्लो डायग्राम। इस तरह डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है, पाकिस्तान का डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल 2005 के अर्थक्वेक के बाद जो बनाया गया था, ये आपको आना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल वैसे भी आपको आना चाहिए, लेकिन सीएसएस, जनरल साइंस एबिलिटी, ऐसे करंट अफेयर सब में आपको हेल्प देगा, ठीक है। लिखने की बजाय अगर आप अपनी स्किल्स इस तरह ज़्यादा डेवलप करें तो ये आपको ज़्यादा वो देगी, डिफ्रेंशिएट करेगी दूसरों से। लिपिड क्लासेस हैं, इसकी भी मैं आपको फ्लो चार्ट सबकी सिखाऊंगा। ये फूड साइंसेज जो हमारी है, ये एक ही फ्लो चार्ट में, फ्लो डायग्राम में आपकी सारी फूड साइंसेज मैंने इधर बताई है। ये सारा इसका मैं आपको अलग अलग लेक्चर दूंगा सारी चीज़ों का, ठीक है। बैलेंस डाइट जो है हमारी, बैलेंस डाइट को भी देखें आप, 7 चीज़ें हैं, आपने किस तरह बैलेंस डाइट को प्रेजेंट करना है बजाय लिखने के। इसकी एफडीए हमारा क्या कहता है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ क्या कहता है कि कितनी क्वांटिटीज में आपकी होनी चाहिए। तो ये जनरल साइंस एबिलिटी का मोस्टली एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि आपने स्कोर कैसे करना है, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरल साइंस एबिलिटी के बारे में, बुकें पढ़ के, साइट से पढ़ के, उनको ये पता नहीं होगा कि स्कोर कैसे। तो मोस्टली रेफरेंसिंग, स्टेट्स, आपके पास स्टेट्स होनी चाहिए, फिगर्स होने चाहिए, ठीक है, फ्लो डायग्राम, टेबल्स। तो ये ओवरऑल जनरल साइंस एबिलिटी की मैं आपको प्रॉपर हर हेडिंग की एक एक चीज सिखाऊंगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है काइंडली, ठीक है। अगर आपको जनरल साइंस एबिलिटी में कोई चीज़ समझ ना आई हो अभी तक, या कुछ समझना मोर ज़्यादा चाह रहे हैं, वो सारा हम फिर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे सारे सब्जेक्ट को, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अनिला। देखें आई थिंक मेरा ये जनरल साइंस ओवरव्यू के